अच्छी बात है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ऐसे हस्तकला के बारे में बताओ। हाँ, बताओ। अरे कुछ तो बताओ। मतलब हस्तकला का तीर्थ बता दो। हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं ये बता दो। ठीक है। आत्मा नहीं बताई, क्योंकि आत्मा भटक रही है। बैठो। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकला, जहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे कि हस्तकला क्या होती है, तो वो आप सब जानते हैं। वो आपकी खुद की अपनी कला है कि हाँ, ये किस प्रकार का उद्योग है? लघु उद्योग। लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया हस्तकला को? 1992 के अंदर। कौन सी संस्था है जो इसके लिए कार्यरत है? शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब आई थी? वो कब तक प्रभावी रहेगी? ठीक है। हमारे राजस्थान में शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन कौन सी संस्था करवाती है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उसकी स्थापना कब हुई? अच्छा, उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, चलो। अब देखो। और वर्तमान के अंदर अगस्त 2023 में 5 ऐसी कौन सी हस्तकलाएं हैं जिन पर जीआई टैग लगा था? कौन कौन सी? बंदेज। ठीक है। तो कल तो हमने हस्तकला का परिचय पढ़ा था। आज हम राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख रूप से हस्तकलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, पोट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? पोट्री। पोट्री क्या होता है? सुबह सुबह आप जिस कप में चाय पी के आए हैं वो पोट्री है। शिकोरा में गुन पी रहे हैं ना, वो पोट्री नहीं है। चाय कहां पी के आए अभी आप? पी के ही नहीं आए, क्योंकि उठे ही जस्ट थे आ गए। पोट्री क्या होती है? पोट्री होती है चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, जैसे हमारे घर में कप है, या आप किसी बड़ी बड़ी होटल, क्यों चर्चा करें सुबह से? होटल की चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें। कप होते हैं ना, कप, वो पोट्री होती है। ठीक है। कप, ताली। ताली भी जानते ना? ताली कौन सी? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ताली होती है ना, कप और ताली। कोप ताली बोलिया करे मैंने। कोप ताली। यानी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कौन सी कला से संबंधित हैं? पोट्री। अब जैसे आप शहरी क्षेत्रों के अंदर देखेंगे कि यहां पर जो अमीर वर्ग के लोग हैं ना, वो अपने घरों के अंदर फूल या जो गुलदस्ते रखते हैं ना, वो भी चीनी मिट्टी के बर्तनों में फूल डाल के रखते हैं, है ना? जब आप कभी कैंडल नाइट के अंदर डिनर विनर करने जाएंगे ना, बड़ी होटल के अंदर, 7 स्टार, 10 स्टार, 12 स्टार, जो भी स्टार है, उसके आप दोनों के बीच में रखा जाएगा, हाँ, एक गुलदस्ता। वो चीनी मिट्टी का होगा जिसके अंदर 2 फूल होंगे। 2 फूल उसमें होंगे और 2 फूल आमने सामने होंगे। जो भी है वो वो क्या है? पोट्री। तो सबसे पहले लिखो पोट्री क्या होती है। लिखो क्या होती है पोट्री। लिखिएगा, चीनी मिट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। अगले अलग कलर होते हैं ना, जैसे हमारे घरों के अंदर चाय पीने वाले जो कप है ना, वो ज्यादा से ज्यादा या तो व्हाइट होंगे या ब्लैक, या फिर सुनहरे कलर होंगे, 2 4 कलर साथ में होंगे। ऐसे कलर नहीं होंगे। ये देखो, ये हमारे घरों में इस कलर के कप नहीं मिलते हैं।
क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जितनी भी पोट्री हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की, उनमें सबसे महंगी पोट्री है। एक कोप का रुपये लागे 240। और आपा आपा बे आदमी हाँ जगह 60 रुपया हम कप लिया करा 9 लेते वो पूरा पैकेट आता है पूरा। अच्छे आते हैं क्या? अच्छा 6 आते हैं, चलो कि ये 6 का पैकेट कितने रुपए का है? 40 रुपए का। तो हम तो वो जीव हैं। और जबकि इस एक कप के कितने रुपए लगते हैं? 240। ये होते हैं सबसे महंगे, तो इस कलर के मिलेंगे नहीं। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। अब बात यह है कि ये जो पोट्री कला है, ये मूल रूप से कहां की थी? देखो, मूलतः ये हुआ करती है पर्शिया की। पर्शिया यानी कि ईरान। मूलतः ये कहां की थी? पर्शिया, ईरान की। लेकिन बात यह है कि आज यहां जयपुर गोपालपुरा बाईपास तक कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? तो देखो, मूल रूप से ये पर्शिया, ईरान की थी। अकबर के समय, याद रखिएगा, अकबर के समय ये पर्शिया, ईरान से कहां आई थी? लाहौर आई। लाहौर आई। और लाहौर से मानसिंह फर्स्ट, कछावा राजा है ना, मानसिंह फर्स्ट के समय ये लाहौर से कहां आई? जयपुर आई। दो क्वेश्चन हुए हैं कि एक तो पोट्री क्या है, तो याद रखना चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। पोट्री मूल रूप से कहां की है? पर्शिया, ईरान की। अकबर के समय ये ईरान से कहां आई थी? लाहौर। और मानसिंह फर्स्ट के समय लाहौर से कहां आई है? जयपुर। लिखो, पर्शिया, ईरान, ईरान से अकबर के समय लाहौर, और मानसिंह फर्स्ट लाहौर से जयपुर। ठीक है। लिख लिया? दो बातें लिख ली ना सभी ने? पता चल गया कहां से है और किस प्रकार आज जयपुर के अंदर आई? तो मानसिंह फर्स्ट के समय। अब देखो, पोट्री के प्रकार। पोट्री के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पोट्री के प्रकार, जैसे पोट्री क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। यदि उसी चीनी मिट्टी के बर्तन में हमने ब्लू कलर कर दिया, तो फिर वो पोट्री किस प्रकार की हो जाएगी? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। यदि उसी पोट्री पर हमने ब्लैक कलर कर दिया, तो फिर वो हो जाएगी ब्लैक पोट्री। यदि हमने 4-5 कलर मिक्स कर दिए, जो कि राजस्थान में सबसे पसंदीदा कलर माने जाते हैं, 4-5 कलर मिक्स कर देते हैं ना, वो उसे बोलते हैं सुनहरी पोट्री। सुनहरे कलर। और इसके अलावा दो आपको और लिखा देता। एक तो है स्थान। स्थान है पोकरण, वहां की पोट्री कहलाई थी पोकरण पोट्री। एक है आपके कागजी पोट्री। एग्जामिनर एक तरफ 4 पोट्री देगा
और सामने चार स्थानों के नाम और कहेगा मिलान करिए कौन सी पोट्री कहां की है। हाँ नरेंद्र, देखो, ब्लू पोट्री की हम बात करते हैं तो ये ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। लेकिन लेकिन पिछली बार राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा ऑप्शन में नहीं था, फिर ऑप्शन में था दूसरा जिला, कौन सा, सवाई माधोपुर, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर। सुनहरी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बीकानेर की। पोकरण पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, पोकरण की। पोकरण कहां है, जैसलमेर। पोकरण स्थान तो जानते हैं ना, देश का पहला परमाणु परीक्षण यहीं पर हुआ था। उसकी थीम क्या थी, चलो कहीं और। तो क्या थीम थी, बुद्ध मुस्कुराए। नहीं, नहीं, उसकी थीम थी बुद्ध मुस्कुराए। दूसरी बार भी परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, उसकी थीम क्या थी, बुद्ध फिर मुस्कुराए। पहले लाफिंग बुद्धा और उसके बाद में अगेन लाफिंग बुद्धा, बुद्ध फिर मुस्कुराए। और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, अलवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, पोकरण पोट्री और कागजी पोट्री। वैसे आगे हम जब लाख की चूड़ियों की बात करेंगे ना, तो हमारे राजस्थान में लाख की पोट्री है एक और, वो भी कहां की है, बीकानेर की। कहां की है, बीकानेर। अभी हाल ही के अंदर पता है आपको, पोखरण के अंदर यहां पर भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास हुआ था, क्या नाम था उसका, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, आप ऐसे लोड मत लिया करो, ऐसे कोई सुना रहा है तो सुन लिया करो, ठीक है। क्या, अच्छा अच्छा, ये बताएगा अब हमें। नरेंद्र, कौन सी क्या बात है, ये तो आप टीम से पता करिए, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। कृष्णा, कठपुतली कला, देखिए कठपुतली कला के लिए अलग अलग बातें हैं। एक तो यह है कि कठपुतली के निर्माण के लिए हमारे राजस्थान में कौन से स्थान प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बस्सी चित्तौड़गढ़, है ना। भाई एक तो कठपुतली जो बनती है ना, कठपुतलियां देखिए कभी, कठपुतलियां वो बनती है, उसके लिए स्थान है बस्सी, जेठाना दो। लेकिन कठपुतली कला जहां की प्रसिद्ध है वो है जयपुर। वो अलग अलग कंडीशन में, आप कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, उतारो, आप उतार, आपका ध्यान केवल पोट्री में होना चाहिए। आज मैं आपको बल्यू पोट्री में चाय पिला के लाऊंगा।
लिख लिए ये। अब देखो, इनमें सब में आपको बस केवल नाम से याद रखना है कि हमारे राजस्थान में कौन सी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें सबसे महंगी जो पोट्री है वो कौन सी है, इसीलिए इस ब्लू पोट्री के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। ये ऐसी है ब्लू पोट्री। तो हेडिंग डालिए ब्लू पोट्री। हेडिंग डाली ब्लू पोट्री। सबसे पहले लिखिए क्या, क्या है ये ब्लू पोट्री। क्या है ब्लू पोट्री, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए, चीनी मिट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला रंग भरना क्या कहलाता है, ब्लू पोट्री। ब्लू का मतलब नीला ही होता है ना, हाँ, इसीलिए पूछता है राजस्थान का ब्लू शहर किसे कहा जाता है, पूछा था ना। हर बार, हर बार एक कोई नया शहर पूछता है वो एग्जाम के अंदर। जैसे पिछली साल एग्जाम के अंदर एक नया आया कि निम्न में से किसे सफेद शहर कहा जाता है। सफेद शहर किसे बोलते हैं, उदयपुर को। ब्लू शहर किसे बोलते हैं, जोधपुर को। गुलाबी शहर किसे बोलते हैं, जयपुर को। लाल शहर किसे बोलते हैं, लाल शहर। येलो शहर, धौलपुर, 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 रेड डायमंड सिटी। और येलो शहर जैसलमेर को। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरना, वो भी कौन सा, ब्लू। कौन सी, ब्लू पोट्री। ठीक है। अब लिखो एक इसका अन्य नाम, इसके अन्य नाम में लिख लो। देखो, हम जितनी भी पोट्री पढ़ रहे हैं उसमें सबसे महंगी पोट्री है, इसीलिए इसे कहा जाता है राइस पोट्री। कॉस्ट में लिख लो, हम नहीं लाएंगे, यानी कि सबसे महंगी है, सबसे महंगी पोट्री। जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कप लेके चले भी जाए ना, तो वो कहेंगे इससे अच्छा तो कालची ठीक है, इससे अच्छा तो कालची ठीक है, देखो रातोड़ा ही ठीक लगे। हाँ। हाँ,
लिख लिया, दूसरा अन्य नाम लिख लिया, राइस पोट्री और कॉस्टिंग लिख लिया, सबसे महंगी है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, राइस पोट्री। अब देखो तीसरी बात, तीसरी बात है ये प्रसिद्ध कहां की है, ब्लू पोट्री, तो लिखिएगा ये प्रसिद्ध है आपके जयपुर की। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। अच्छा ब्लू पोट्री कौन लेकर आए थे, तो मानसिंह फर्स्ट लेकर आए थे, तो इसलिए वो वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये भी लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लू पोट्री कहां की है, मूलते पर्शिया ईरान की, ठीक है वो भी। अब डायरेक्ट अगली बात है वो है सर्वाधिक विकास। इस ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। देखिए लाने का जो काम है वो तो मानसिंह का था, लेकिन मानसिंह के समय उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ था। सर्वाधिक विकास या निर्माण कार्य या जिसे आप बोलते हैं गोल्डन पीरियड, ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है, तो याद रखिएगा सवाई राम सिंह सेकंड का काल। सवाई राम सिंह सेकंड का जो काल है वो कहलाता है ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल। वैसे हम जब 10th की पुस्तक पढ़ते हैं ना, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की, उसके अंदर जो ब्लू पोट्री दे रखी है उसमें दूर दूर तक नाम नहीं है मानसिंह का। हाँ आराम से, क्यों नहीं। व्यवस्थित ढंग से। सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल डेस करके लिखना है आपको, सवाई राम सिंह सेकंड का काल। इनके समय सर्वाधिक विकास क्यों हुआ ब्लू पोट्री का, वो इसीलिए क्योंकि सवाई राम सिंह सेकंड ने अपने समय में दो कलाकारों को, एक का नाम है कालू और एक का नाम है चूड़ामन नामक शिल्पकारों को दिल्ली में भेजा। राम सिंह सेकंड ने कालू और चूड़ामन नामक दोनों शिल्पकारों को कहां भेजा था, दिल्ली। दिल्ली क्यों भेजा था, ब्लू पोट्री का प्रशिक्षण लेने के लिए, कोचिंग करवानी है किसकी, ब्लू पोट्री की। और वहां टीचर कौन है दिल्ली में, वो है भोला कुम्हार। भोला कुमार के पास ब्लू पोट्री का प्रशिक्षण लेने के लिए सवाई राम सिंह सेकंड ने दो शिल्पकारों को भेजा था, कालू और चूड़ामन, और दोनों ही आईएएस बन के आए। किसमें, ब्लू पोट्री में, प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण के लिए भोला कुम्हार के पास। लिखो, तो ये सर्वाधिक विकास स्वर्ण काल है। इन दोनों को भेजा दिल्ली, किसके पास भेजा, भोला कुमार के पास। लिखो, ये लाइन लिखो। चार बातें हो गई, क्या है, अन्य नाम, प्रसिद्ध, और मुख्य बात सर्वाधिक विकास। सर जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुलाबी है। जयपुर का जो अंदर वाला भाग है ना, मूल रूप से, अब जयपुर, जैसे हम तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग जयपुर आएंगे तो कहां तक आएंगे, रेलवे स्टेशन या सिंधी कैंप, और हम देखेंगे यहां तो कुछ गुलाबी है ही नहीं। वहां कुछ गुलाबी नहीं है, जो परकोटे के अंदर भाग बना है ना, वहां पर गुलाबी है वो, इसीलिए वो। और वैसे वो पूर्ण रूप से गुलाबी नहीं है, वो तो किसी एक अंग्रेज ने नाम दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया था, जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया, ये लिख लिया। कोचिंग ले रहे हैं किसके पास, भोला कुमार के पास। सभी ने लिख ली चार बातें।
आगे चले। अब देखो, इसी ब्लू पोट्री से संबंधित अगली बात कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं। तो याद रखिएगा, ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है, वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। और ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इनको ब्लू पोट्री पर कार्य करने के लिए 1974 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री क्या होता है? हमारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? हाँ, ये होता है भारत रत्न। और अभी तक केंद्र सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है ना? हाँ? ना देंगे कहा, देंगे तो अभी घोषणा कर रहे हैं 5 लोगों को देंगे। घोषणा कर दी मतलब देंगे, फिक्स है। एक ही बार ऐसा हुआ है अभी तक पूरे भारत के अंदर कि एक बंदे को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन उसकी बेटी ने लिया नहीं था। कौन है वो व्यक्ति? ना, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनको कहा भारत रत्न देंगे, उनकी बेटी ने कहा हम नहीं लेंगे। तुम तो दोगे लेकिन हम नहीं लेंगे। अभी तक इस वर्ष 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है? 5। वैसे अधिकतम 3 को दे सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार है, महाराजा है, कर सकता है। तो 5 व्यक्ति कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपना मकान नहीं बनाया, लोगों की इतनी सेवा की। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। चौथे हैं कौन? चौधरी चरण सिंह। और एक व्यक्ति और नरसिम्हा राव। इन 5 लोगों को देंगे अभी भारत रत्न। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान वो है पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा है पद्म भूषण। और चौथा सबसे बड़ा है पद्मश्री। और अभी हाल ही के अंदर ये जो पद्म पुरस्कार किसे दिए जाएंगे, इनकी भी घोषणा हो चुकी है। हमारे राजस्थान में ना तो पद्म विभूषण आया है, ना पद्म भूषण आया है। हमारे राजस्थान के लिए क्या आया है? पद्मश्री। कितने पद्मश्री मिलेंगे? कौन कौन? एक तो है जानकीलाल भांड। आज ही याद कर लेना, आपके एग्जाम में जानकीलाल भांड से ही क्वेश्चन आएगा। बहरूप या कला के जादूगर हैं वो, मंकी मैन जिसे बोलते हैं। एक तो उनको मिलेगा, एक और किन्हें मिलेगा? एक मिलेगा लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जो कि ध्रुपद गायकी के प्रमुख कलाकार हैं, जो कि जयपुर के हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये दूसरे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आएगा। 2 भाई हैं। कौन कौन? बीकानेर के हैं, यस, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, उनको। और एक और महिला है, कौन सी? माया टंडन। सामाजिक सेवा के लिए उनको मिलेगा। तो कितने व्यक्तियों को मिलेगा पद्मश्री? 5। पद्मश्री अवार्ड कितने हैं? क्या पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में इन सभी में से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। इन सभी में से क्वेश्चन आएगा। आज ही है, चाहे जानकीलाल भांड हो या फिर आपके कौन हो, अरे लक्ष्मण भट्ट तेलंग, दोनों से ही क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा ऐसे ध्यान रखा करो।
करंट में कभी पढ़ लिया करो। उसी प्रकार कृपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है हर बार कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी हस्तकला से है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री से। ठीक है, लिखो ये लाइन। फिर लिखो इसके अंदर अन्य कलाकार और कौन कौन से हैं जो कि ब्लू पोट्री से संबंधित है। अन्य कलाकार, तो देखिए अन्य कलाकार में आप नाम लिखिए। एक तो गोपाल सैनी, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की कौन सी हस्तकला से है? तो आपको याद रखना है ब्लू पोट्री से। इसके अलावा मीनाक्षी राठौड़, और एक नाम और आपको याद रखना है, वे नाथीबाई। ये है आपके इस ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार। बस उतार लीजिए, ये लिखिए अन्य कलाकार। माया टंडन, कहां की है वो, बता सकते हो? हाँ, ऐसे पढ़ते ही क्यों हो? वैसे अखबार में ऐसे व्यक्तियों के नाम क्यों पढ़ने हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं? हमारा ध्यान हमेशा केवल बुरे कार्यों पर ही जाता है। और रील्स बनती भी उन्हीं की है। हाँ? लिख लिए? तो बस ये आपके सामने कंप्लीट हो गई कौन सी? ब्लू पोट्री। पूछा जाए ब्लू पोट्री क्या है, तो याद रखना चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। इस ब्लू पोट्री का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, रईस पोट्री। क्यों कहते हैं इसे रईस पोट्री? क्योंकि ये सबसे महंगी पोट्री है। अच्छा, ये कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर की। अच्छा, इस ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास है वो किस राजा के समय हुआ था? राम सिंह सेकंड के समय। और राम सिंह सेकंड ने अपने दो शिल्पकारों को, एक का नाम काड़ू और दूसरे का नाम चूड़ामन, इन दोनों को दिल्ली भेजा था। किसके लिए? ब्लू पोट्री के प्रशिक्षण के लिए। और किसके पास भेजा था? भोला कुमार के पास। हम जो ब्लू पोट्री पढ़ रहे हैं, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने सर्वाधिक कार्य किया वह है कृपाल सिंह शेखावत। इसीलिए 1974 के अंदर इनको क्या मिला? ये कहां के हैं कृपाल सिंह शेखावत? ये है महू गांव के। महू गांव जो पहले सिक्कर में हुआ करता था, वर्तमान के अंदर नीम का थाना जिले में आता है। और इसके अन्य कलाकार कौन है? गोपाल सैनी, मीनाक्षी राठौड़ और कौन? नाथीबाई। कंप्लीट। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, इन्हीं को कहा जाता है ब्लू पोट्री के जादूगर। यदि ऐसा कभी पूछ ले तो लिख लिया? बस नोट करके लगाइए। एक बात और, आपको पूछा जाए पोट्री या फिर ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम क्या है? ये पूछ रखा है एक बार क्वेश्चन। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? तो याद रखना इनका जो प्रारंभिक नाम है वो है कामचीनी। क्या नाम है? मतलब हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काम, कामचीनी। नहीं बताता तो भी आपको एग्जाम में करना चाहिए क्वेश्चन। कर लोगे? अब तो कर ही लोगे ना, अब कहां दिक्कत है? तो बस ये आपके हमारे राजस्थान की पहली हस्तकला कंप्लीट हो गई जिसे आप पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। लिख लिया? चलो आगे। तो बस ये आपके सामने जो पहला बिंदु था हमारा, पोट्री। पोट्री क्या होती है, कहां से आई, अकबर के समय कहां आई, वर्तमान के अंदर जयपुर में कौन लाए, ये सारी बात। उसके बाद में ये पोट्री के अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें सबसे महंगी पोट्री थी कौन सी? ब्लू पोट्री, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल से पढ़ा कि ये ब्लू पोट्री होती है। ठीक है,
अब आप हेडिंग डालिए, हमारे राजस्थान में इसी प्रकार की एक और हस्तकला जिसका नाम है उस्ता कला। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगी उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? तो ऊंट की खाल या उनके शरीर पर जो चित्रांकन होता है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? उस्ता कला। क्यों चर्चा में है ये ऊंट अभी? ऊंट का क्या है? ऊंट तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, अभी चर्चा में क्यों है ये चर्चा में केवल राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। क्यों है? मतलब कुछ यूनिक सी बात? नहीं, वो हो गया। अच्छा, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव होता है 12, 13 और 14 जनवरी, 3 दिवसीय हो गया। चर्चा में क्यों है ऊंट? यस, देखो यूएनओ है ना, क्या है यूएनओ? यूएनओ क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्रीय जो संघ है ना, इस संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा जो भी नया वर्ष आता है, जैसे अभी कौन सा है 2024, तो वो इस नए वर्ष को किसी ना किसी के नाम से घोषित करता है। जैसे आपको पता होगा 2023 था, वो किसके नाम पर घोषित था? बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? 2023। उसी प्रकार यूएनओ द्वारा 2024 जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, वो ऊंट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम पर घोषित किया गया है। और जबकि हमारे राजस्थान का विरासत पशु ही कौन सा है? ऊंट। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विरासत पशु है, ऑप्शन आता है ऊंट, बकरी, गाय और भैंस, और हम करके आते हैं गाय, जबकि होता हमारा क्या है? ऊंट। विरासत क्या होता है? विरासत पशु। कौन लाए थे हमारे राजस्थान में ऊंट? कहां से लाए थे? ऊंट है ये किसकी देन है? हमारे राजस्थान में ऊंटों का मेला कब भरता है? तो आज पूरी चर्चा होगी ऊंट पर। और तो क्या करें, हेडिंग डालो उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला क्या होती है? लिखिए, क्या है उस्ता कला? लिखिएगा, ऊंट की खाल पर या शरीर पर चित्रांकन। ऊंट के शरीर पर चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला। मानव के शरीर पर चित्रांकन क्या कहलाता है? सही है, सही है, अरे सही है। वैसे हम उसे क्या बोलते हैं? गोदना। लेकिन वैसे क्या बोलते हैं? टेटू। मानव के शरीर पर चित्र क्या कहलाते हैं? गोदना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो ऊंट की खाल पर या शरीर पर चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला। ये उस्ता कला हमारे राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो लिखिएगा बीकानेर। दूसरी लाइन लिखिएगा प्रसिद्ध बीकानेर। तीसरी बात, इस उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता। इसीलिए सरकार ने हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्मश्री से सम्मानित। लिखिए हिसामुद्दीन उस्ता। फिर इसमें एक लिखिएगा अन्य कलाकार।
इसमें जो अन्य कलाकार हैं उनमें एक का नाम है शौकत उस्ता। इन शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कौन है अभी राष्ट्रपति? शाबाश, ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए हमारे देश को। लिख लिया उस्ता कला क्या है, कहां की प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है और इसके अन्य कलाकार। अब लिखो कि ये जो उस्ता कला के कारीगर होते हैं ना, कारीगर, इन कारीगरों को कहा जाता है उस्ताद। क्या कहा जाता है? उस्ताद। इन कारीगरों को संरक्षण देने का कार्य जिसने किया था संरक्षण देने का जो कार्य किया वो किया था बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने। क्योंकि महाराजा अनूप सिंह के समय लाहौर से आए थे ये। कहां से आए थे? लाहौर से ये उस्ताद आए और इनको बीकानेर में संरक्षण प्रदान किया था महाराजा अनूप सिंह ने। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि बीकानेर जो चित्रशैली है उसका जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? महाराजा अनूप सिंह का काल। बस ये बात है। आपकी भी इच्छा है कि आपको यदि इस प्रकार की कला सीखनी है तो हमारे राजस्थान में एक ऐसा सेंटर भी बनाया गया है। कौन सा? नोट करके लिखना है आपको। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर है ये? कहां पर है ये सेंटर? अरे इतने कैसे मासूम हो आप, लगते तो नहीं हो। अरे ये कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ऐसे कभी आ जाए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज लेना है। मैंने कौन सा पूछ लिया कि कब स्थापित किया, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। कहां पूछा? पूछा थोड़ी, कहां पूछा? इसकी स्थापना हुई 1975 में। तो 1975 के अंदर ये सेंटर स्थापित किया गया था। कहां पर? बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा के वो लिखो, केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर 1975 के अंदर लिखो। तो बस कंप्लीट उस्ता कला। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। या फिर हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध कौन सी कला से रहा है? यदि बहुत ज्यादा पूछ लेगा आपको तो फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थापित है? बीकानेर के अंदर। कब स्थापना हुई? 1975 में। बल्लू पोट्री के अलावा बाकी किसी के अंदर डिटेल है ही नहीं ना। और बल्लू पोट्री की भी इसीलिए हमने पढ़ा है क्योंकि वो सबसे महंगी है ना। जो सबसे ज्यादा महंगी होती है ना उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है। बस ये कंप्लीट आपके सामने उस्ता कला। अब लिखो आप नोट लगा के, एक बात और नोट लगा के लिखो। जैसा हमने लिखा था बल्लू पोट्री में, क्या लिखा था? देखो इधर क्या लिख लिया, ये रहा देखो। पोट्री या ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या था? उसी प्रकार नोट लगा के लिखो। नोट लगा और लिखो, उस्ता कला का, उस्ता कला का अन्य नाम, उस्ता कला का अन्य नाम। और उस्ता कला का अन्य नाम लिख लो,
मुनवती कला। उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, मुनवती कला। जहां पर एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि निम्न में से उस्ता कला का दूसरा नाम क्या है? मुनवती कला। बस कंप्लीट। कंप्लीट। चलो आगे। हेडिंग डालिए टेराकोटा। हेडिंग डालिए टेराकोटा कला। टेराकोटा कला क्या होती है? टेराकोटा कला, हाँ, मिट्टी को पकाकर उसे अलग अलग वस्तुएं बना लेते हैं, देवी देवताओं के चित्र बना लेते हैं, खिलौने बना लेते हैं, वो क्या होती है? टेराकोटा। तो हेडिंग डालिए टेराकोटा कला और इसके अंदर लिखिए सबसे पहली बात क्या होती है ये टेराकोटा। तो इसके अंदर लिखिएगा पकाई हुई मिट्टी से पकाई हुई मिट्टी से आकर्षक कलात्मक वे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। हाँ हाँ, लेकिन अब आजकल क्या है, कुछ केमिकल आता है मिला देते हैं। बाकी पहले बनाते थे और उसके बाद में उसको तपाने के लिए रखते थे। ठीक है। दूसरी बात, इसका लिखो अन्य नाम। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसका नाम ऐसे टेराकोटा नहीं देता है, वो नाम दे देता है मर्ण मूर्तियां कला, यानी कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। जैसे आपको पता होगा, आप जब कालीबंगा पढ़ते हैं, कालीबंगा पढ़ते हैं ना सभ्यता में, तब आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा वे स्थान है जहां से आपको एक मूर्ति मिलती है जिसका नाम क्या है? कुमारी देवी की मूर्ति। लेकिन उसकी एक विशेषता भी है कि कालीबंगा के अंदर मर्ण मूर्तियों का क्या रहा है? अभाव रहा है, ज्यादा नहीं मिली वो। अगली बात, ये कहां की प्रसिद्ध है टेराकोटा? तो ये प्रसिद्ध है मोलेला गांव की। अच्छा, मोलेला गांव कहां है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, उन प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? मोहनलाल कुमावत। मोहनलाल कुमावत, याद रखिएगा। इसी मोहनलाल कुमावत को इसी टेराकोटा की कला की वजह से 2012 के अंदर क्या दिया गया? पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित। याद रखिएगा। इसीलिए मोहनलाल कुमावत को क्या कहा जाता है? द मोलेला ऑफ टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। किसको? बस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अक्सर एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपको उठाकर पूछता है। और वैसे भी इनका तो हाल ही में निधन हुआ है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द मोलेला ऑफ टेराकोटा, द मोलेला ऑफ टेराकोटा, स्थान और कला दोनों का नाम एक साथ में।
वैसे बता सकते हैं हमारे राजस्थान में मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पिछली बार से उससे पिछली बार आरएस प्री में ये क्वेश्चन आया था। वो गांव है कौन सा? बू गांव। बू नरावता गांव है नागौर जिले में। वहां के मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। ये लिख लिया। उसके बाद में नोट लगाइए और लिखिए। अच्छा, इस मोलेला गांव की एक खास बात हमने और पढ़ी थी कल। कौन सी पढ़ी थी? हाँ, हमारे राजस्थान का चौथा जो शिल्प ग्राम बनेगा वो कहां बनेगा? मोलेला गांव में। मतलब इससे पहले तीन कौन कौन से हैं? ठीक है। और चौथा कौन सा बनेगा? मोलेला गांव। ठीक है। शिल्प ग्राम जैसे हमारे राजस्थान में जो हस्तकला के कलाकार हैं जिन्हें आप बोलते हैं शिल्पकार, ये शिल्पकार जो भी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत सारे शिल्पग्राम, यानी मेवाड़ में बहुत सारे शिल्पकार हैं। अब मेवाड़ में खुद में 5-6 जिले आते हैं। वो अपनी कला का प्रदर्शन कहां करे, इसीलिए वो सारे कलाकार जहां इकट्ठा होकर कुछ दिनों के लिए रहते हैं, वो क्या कहलाता है? शिल्पग्राम। हमारे राजस्थान में 3 है, चौथा प्रस्तावित है। कौन सा? मोलेला। इसके अंदर नोट करके कुछ बातें आपको लिखनी है। लिखिए। जैसे आपको पूछा जाए कि मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है बू गांव। और ये बू गांव कहां है? नागौर में। एक आपको पूछा जाता है कि मिट्टी से ही निर्मित मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। मामा जी के घोड़े के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मामा जी एक लोक देवता है, हाँ, उनके घोड़े बनाए जाते हैं। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है हरजी गांव। और ये हरजी गांव कहां है? जालोर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लिख लिया। लिख लिया। चलिए, तो देखो, इंपॉर्टेंट ब्लू पोट्री, उस्ता कला और टेराकोटा, ये 3 हमने हस्तकलाएं पढ़ी है अभी। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध? ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। उस्ता कला के कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। और टेराकोटा के कौन है? मोहनलाल कुमार। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब मिला है? हिसामुद्दीन उस्ता को कब मिला है? और मोहनलाल कुमावत को कब मिला है? 2012। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कला का कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति और उसको पद्मश्री कब दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ब्लू पोट्री का अन्य नाम क्या है? अन्य उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? मुनवती कला। और टेराकोटा का अन्य नाम पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, मर्ण मूर्ति कला। बस, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बस 3 हो गई, बाकी की पढ़ेंगे कल। ठीक है। लकड़ी के जो घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं